गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, है ना जी। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने काफी वेक्टर अलजेब्रा का क्वेश्चन कर लिए थे, है ना। तो आज हम लोग पढ़ने वाले बच्चों प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का हमारा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्या बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। हम लोग पढ़ेंगे आज प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, यानी वेक्टर का प्रोडक्ट। क्या करना पड़ना है बच्चों? वेक्टर का प्रोडक्ट। तो वेक्टर का जब हम प्रोडक्ट पढ़ेंगे, है ना, तो या तो दो वेक्टर को प्रोडक्ट करेंगे हम लोग, हाँ, दो वेक्टर को आपस में प्रोडक्ट करेंगे, या तो थ्री वेक्टर को आपस में प्रोडक्ट करेंगे, है ना। दो वेक्टर को आपस में प्रोडक्ट करेंगे या तो थ्री वेक्टर को आपस में प्रोडक्ट करेंगे। दो वेक्टर को भी जब आपस में प्रोडक्ट करेंगे बच्चों, इसका भी एक नाम है डॉट प्रोडक्ट। डॉट बोल लो या फिर स्केलर बोल लो, है ना। इसको हम लोग प्रोडक्ट करेंगे जैसे ए डॉट बी, इस तरह से। इसका प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। और या तो हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट। उसमें हम लोग क्या करेंगे? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, है ना। यानी इस तरह से एक प्रोडक्ट करेंगे, एक इस तरह से प्रोडक्ट करेंगे, है ना। अच्छा, तीन वेक्टर की बात की है तो इसमें हम स्केलर टर्मिनल प्रोडक्ट की बात करेंगे और वेक्टर टर्मिनल प्रोडक्ट की बात करेंगे। तो चलिए बच्चों, बेसिकली तो आपको दो ही वेक्टर का भी पढ़ना है, तीन वेक्टर तो पढ़ना ही नहीं। बेसिकली तो आपको दो वेक्टर को पढ़ना है, डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट, जिसमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या लिखेंगे? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखेंगे, है ना। तो जब भी अब यहाँ से एक छोटा सा चीज हमको यहाँ से पता चल रहा है कि जब भी वेक्टर का प्रोडक्ट होगा तो दोनों का दोनों हमेशा वेक्टर होना चाहिए। दोनों क्या होना चाहिए बच्चों? हमेशा वेक्टर होना चाहिए। अगर वेक्टर नहीं होगा, अगर वो वेक्टर नहीं होगा तो हमारा प्रोडक्ट नहीं होगा। अगर वो वेक्टर नहीं होगा तो हमारा प्रोडक्ट क्या है? नहीं होगा, है ना। तो हम लोग अभी इसको पढ़ने वाले हैं। हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? इसको, डॉट या फिर स्केलर प्रोडक्ट, डॉट या फिर स्केलर प्रोडक्ट, है ना। फिर इसको पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चले आते हैं, है ना। हम टॉपिक की तरफ आए, इसको सिंपली सा एक हेडिंग देते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर, है ना। डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। क्या लिख सकते हैं बच्चों? स्केलर प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर बहुत सिंपली डिफाइंड है। सिंपली इस तरह डिफाइंड है कि अगर आपके पास कोई दो वेक्टर हो इस तरह से, है ना, तो सबसे पहले अरेंज कर लीजिए। अरेंज करने के बाद क्या है? टर्मिनल पॉइंट को, इनिशियल पॉइंट को, दोनों को एक ही साथ ले आइए। इनिशियल पॉइंट को एक ही साथ ले आइए और ये आपका ए वेक्टर हो गया और ये आपका बी वेक्टर हो गया और बीच में क्या हो गया? आपका एंगल हो गया, है ना। अगर ये ए वेक्टर ये वेक्टर है तो बीच में कुछ ना कुछ तो एंगल बनेगा ही बनेगा। बीच में आपको कुछ ना कुछ तो एंगल बनेगा ही बनेगा। तो जो एंगल बनेगा तो उसके बाद हमारे पास ये जो होगा ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किस तरह डिफाइंड है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिफाइंड है ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाई बी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाई कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, है ना। यानी कि डॉट प्रोडक्ट आपके पास सिंपली ये है कि पहले का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाई दूसरे का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाई कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। अच्छा, आपका ये भी स्केलर, ये भी स्केलर, ये भी स्केलर, है ना। मैग्नीट्यूड हमेशा स्केलर क्वांटिटी, वो ये दोनों भी हमारा स्केलर क्वांटिटी, कॉस थीटा भी हमारा क्या आएगा? स्केलर आएगा। तो सबका सब स्केलर आया हुआ है, सबका सब क्या आया हुआ बच्चों? स्केलर आया हुआ है। यानी कि सबका सब स्केलर आया हुआ है। इसका मतलब हम कह सकते हैं, कि हमारा स्केलर प्रोडक्ट है। स्केलर नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें डायरेक्शन का बात ही नहीं है। जब इन दोनों को हम प्रोडक्ट करेंगे तो डायरेक्शन का बात ही नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ क्या? मैग्नीट्यूड है। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड होने के कारण इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? स्केलर प्रोडक्ट, है ना। तो इसलिए क्या कहला गया? हमारा स्केलर प्रोडक्ट कहला गया। कोई खास प्रॉब्लम, कोई खास दिक्कत तो नहीं है ना। तो चलिए थोड़ा इसका प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लेते हैं। अगर प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं तो बेसिकली आपको इसी को कंसीडर रखना है। पहला तो इस कॉम्पिटिटिव लॉ को फॉलो करेगा। कॉम्पिटिटिव लॉ ये है ना कि पहले किसी को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए से बी को मल्टीप्लाई कीजिए, बी से ए को मल्टीप्लाई कीजिए, काम चलेगा। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है? ए इंटू बी प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी क्या करेगा? ये फॉलो करेगा। तो ये सब सिंपल प्रॉपर्टी है जिसको फॉलो करेगा। ऐसा करते हैं इसका एंगल। तो चलिए एंगल का प्रॉपर्टी देख लेते हैं एक बार, है ना। तो एंगल की प्रॉपर्टी देख लेते हैं, तो स्टार्टिंग से लेते हैं, है ना। तो अगर एंगल का प्रॉपर्टी देखते हैं, यहाँ पे तीसरा लिख लो, अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से कम रहा, अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से कम रहा, तो सोचो बच्चों, अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से कम रहा, इसका मतलब क्या है? थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से कम रहा तो कॉस थीटा जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव में होगा,
होगा या नहीं होगा? कॉस थीटा हमेशा क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव में होगा। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा हमेशा क्या है? पॉजिटिव में। तो यानी कि जो इसका वैल्यू होने वाला है वो हमेशा पॉजिटिव में होने वाला होगा ना, पॉजिटिव में। इसका वैल्यू पॉजिटिव में, और पॉजिटिव में कुछ भी मल्टीप्लाई किए तो ये हमेशा क्या आ जाएगा बच्चों? पॉजिटिव में आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, जो प्रोडक्ट होगा ए वेक्टर और जो बी वेक्टर होगा वो हमेशा 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा कहने का मतलब पॉजिटिव में हो गया। क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव में। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। अगर हम फोर्थ वन लें, थीटा का वैल्यू 90, थीटा का वैल्यू क्या होगा बच्चों? 90। तो जब थीटा का वैल्यू 90 होगा तो बताइए, थीटा का वैल्यू अगर 90 हो गया तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा? कॉस 90 तो 0 हो गया ना। कॉस 90 क्या होगा बच्चों? 0। तो कॉस 90 अगर 0 हो गया तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसा, ये तो 0 के बराबर हो जाएगा। पूरी का पूरी क्या हो जाएगा? 0 के बराबर। अगर थीटा का वैल्यू 90 तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा? पूरी तरह से क्या हो जाएगा बच्चों? 0। यानी ए डॉट बी हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये 0 के बराबर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है, अगर हम 90 से बड़ा ले लेंगे, एंगल 90 से बड़ा, सोचो 90 से बड़ा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव में, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या आ जाएगा बच्चों? नेगेटिव में। तो जब ये कॉस नेगेटिव में आ जाएगा, ये नेगेटिव में आ जाएगा, तो नेगेटिव में कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव ही रहेगा। सॉरी, कुछ भी नहीं, नेगेटिव में पॉजिटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव ही रहेगा ना। ये तो पूरा पॉजिटिव क्वांटिटी है और उसमें नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? नेगेटिव आ जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? नेगेटिव। नेगेटिव कहने का मतलब ये है ना, नेगेटिव कहने का मतलब क्या है कि 0 बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ लेते हैं। अब हमारे पास 6 नंबर, अगर थीटा का वैल्यू हो गया 0, अगर थीटा का वैल्यू क्या हो गया बच्चों? 0, तो बताइए थीटा का वैल्यू 0 होगा तो cos 0 का वैल्यू, cos 0 का वैल्यू 1, cos 0 का वैल्यू क्या हो गया? 1। तो जब cos 0 का वैल्यू 1 हो गया तो आप लिख सकते हैं, इतना ही ना रह जाएगा ये, एक्शन तो इतना ही रह जाएगा। ठीक है, और अगर आप थीटा का वैल्यू ले लेते हैं 180 डिग्री, तो cos 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? सोचो, cos 180 डिग्री का वैल्यू -1, तो जब इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस होगा कि नहीं होगा? कॉन्सेप्ट क्लियर है? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा सा और दिमाग लगाना है यहाँ पे, थोड़ा सा हल्का सा। ये तो कंफर्म है ना कि ये cos थीटा पर डिपेंड करेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कब होगा? मैक्सिमम वैल्यू इसका तब होगा जब cos थीटा का वैल्यू 1 होगा, क्योंकि 1 से तो ज्यादा होता नहीं है। cos थीटा का रेंज क्या है? 1 से लेकर के -1 तक, तो 1 से तो ऊपर जा नहीं सकता, जब भी जाएगा तो 1 से नीचे। तो मैक्सिमम वैल्यू कब होगा? जब cos थीटा क्या होगा? 1 होगा। cos थीटा 1 होगा तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो cos थीटा 1 कब होगा? तो जब वो 0 डिग्री पे होगा। cos थीटा 1 कब होगा? यानी cos 0 डिग्री पे वैल्यू 1, और जब 1 होगा तो मैक्सिमम वैल्यू देगा, यानी कि cos 0 डिग्री पे ये मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करता है। क्या वैल्यू प्रोवाइड करता है बच्चों? मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करता है। अच्छा, नेगेटिव हो गया, सबसे कम कॉस का वैल्यू -1, सबसे कम क्या होगा कॉस का वैल्यू -1, तो -1 मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? सबसे लोएस्ट, और सबसे लोएस्ट यानी कि हमारा ये थीटा डिग्री पे मिनिमम वैल्यू देगा। कौन सा वैल्यू देगा बच्चों? मिनिमम वैल्यू देगा। यानी कि आप एक तरीके से और एक कह सकते हैं, एक तरीका से आप कह सकते हैं कि जो इसका रेंज होगा इससे बड़ा ए डॉट बी डॉट से, ये इसका रेंज हो गया। अगर डॉट प्रोडक्ट का रेंज पूछा जाए तो -a मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन, ये तो हमारा डॉट का ये हो गया रेंज, a मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड, सॉरी डॉट बी मैग्नीट्यूड। तो ये आपका क्या हो गया बच्चों? ये इसका क्या हो गया? रेंज हो गया, है ना। रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा? माइनस यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है बच्चों, है ना। अब कुछ प्रॉपर्टी को हम लोग टॉपिक के अनुसार पढ़ते जाएंगे। तो मेनली आपको स्केलर प्रोडक्ट के बारे में पता चला। स्केलर प्रोडक्ट क्या है? स्केलर प्रोडक्ट इज नथिंग बट इट इज द प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ बिटवीन टू वेक्टर व्हिच गिव्स ओनली स्केलर क्वांटिटी, व्हिच गिव्स ओनली स्केलर क्वांटिटी। कैसे? तो इन द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड एंगल कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस चीज को नोट कीजिए, है ना। सबसे पहले इस चीज को नोट कीजिए, उसके बाद हम एक अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक हमारे पास है वो स्क्वायर ऑफ द प्रोडक्ट है ना। क्या स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या होगा, इसको इरेज करते हैं। चलिए, तो आप नोट डाउन कीजिए सबको बच्चों, आसानी से इसको नोट डाउन कीजिए। टॉपिक हो गया हमारे पास 8 होगी, 7 होगी ना, 8 लिखिए। स्क्वायर ऑफ वेक्टर,
स्क्वायर ऑफ क्या लिख दिया बच्चों, वेक्टर। तो स्क्वायर ऑफ वेक्टर कहने का मतलब क्या हो गया, हम ये लिख रहे हैं, है ना, ये लिख रहे हैं ना, यानी कि एक वेक्टर का स्क्वायर, एक वेक्टर का स्क्वायर, यानी स्क्वायर कहने के मतलब हम क्या लिख सकते हैं, इसको इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं, कर सकते हैं कंसीडर, यानी कि आपके पास क्या हो गया, आपके पास हो गया डॉट प्रोडक्ट, ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर का क्या हो गया, डॉट प्रोडक्ट, ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर क्या होगा बच्चों, डॉट प्रोडक्ट। और चूंकि ये दोनों एक ही वेक्टर है, इसलिए इनके बीच का एंगल तो 0 डिग्री होगा, इसलिए इनके बीच का एंगल क्या होगा बच्चों, 0 डिग्री होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ए का मैग्नीट्यूड इंटू फिर से ए का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, और थीटा यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, 0 डिग्री। थीटा जब 0 हो गया तो कॉस 0 का वैल्यू 1, तो कॉस 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया, है ना। यानी अगर वेक्टर का हम स्क्वायर जब भी करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। अगर किसी भी वेक्टर का स्क्वायर करते हैं कि एक वेक्टर को उसी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक वेक्टर को उसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो हमारा रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट हमारे मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा बच्चों, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। 8 प्रॉपर्टी आपका क्लियर हो गया स्क्वायर ऑफ द प्रोडक्ट तक। तो 9वां जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इट्स कंपोनेंट। डॉट प्रोडक्ट ऑफ इट्स कंपोनेंट है ना, कंपोनेंट का डॉट प्रोडक्ट। तो मान लिया जाए आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का, है ना, ए वेक्टर और बी वेक्टर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। चलो पहले ए वेक्टर को कुछ लिख लेते हैं। ए वेक्टर को हम लिख लेते हैं a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप, ठीक है। और बी वेक्टर को लिखते हैं b1 i कैप, b2 j कैप, b3 k कैप, यही होगा ना। अगर हम लोग वेक्टर को कंपोनेंट के फॉर्म में लिखें तो हमारा i j k के फॉर्म में आ जाएगा। वेक्टर को अगर कंपोनेंट के फॉर्म में लिखें तो क्या आ जाएगा बच्चों, i j k के फॉर्म में आ जाएगा। अब इसको जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करने का मतलब क्या है ना, यानी कि ai a2 j a3 k bi b2 j b3 k, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। चलिए इनको प्रोडक्ट कीजिए जल्दी से। तो आप ध्यान से देखना है बच्चों, ध्यान से क्या देखना है ना, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट आएगा जिसे इससे इसको मल्टीप्लाई हो गया, है ना, पहले मल्टीप्लाई ही कर लो। इससे इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो a1 b1 i डॉट i, है ना, i डॉट i का हो गया, i कैप डॉट i कैप का हो गया। फिर इससे ये मल्टीप्लाई होगा a1 b2 i कैप j कैप प्लस a1 b3 i कैप k कैप, इससे तीनों मल्टीप्लाई हो गया। अब इससे तीनों मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो देखते जाइए आप a2 b1 i कैप और इसका क्या है j कैप प्लस a2 b2 j कैप प्लस तीसरा लिखते हैं a2 b3 j कैप k कैप, इसका मल्टीप्लाई हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई बचा, है ना, तो a3 b1 k कैप i कैप प्लस a3 b2 k कैप j कैप प्लस a3 b3 k कैप, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। अगर कंपोनेंट के अनुसार इसको मल्टीप्लाई करें तो ये इस तरह से हो जाएगा कुछ। थोड़ा सा ध्यान दो, i j k के बीच में क्या रिलेशन है बच्चों, तो सर i j k तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तीनों क्या बच्चों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। यानी कि ये अगर i है, ये j है, ये k है, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कहने का मतलब बीच का एंगल 90 डिग्री, बीच का एंगल 90 डिग्री। और अगर cos 90 डिग्री होगा तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा ना। यानी कि अगर ये i है j है तो इन दोनों के बीच का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। जैसे i और i इसके बीच का तो एंगल क्या बनेगा, इसके बीच का एंगल 0 डिग्री, लेकिन i और j इसके बीच का एंगल 90 डिग्री बन रहा है ना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना। तो i और j के बीच का एंगल कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो cos 90 क्या होगा हमारे पास, जब इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो i j, तो i का मैग्नीट्यूड j का मैग्नीट्यूड, है ना, इंटू cos 90। तो जैसे ही cos 90 हो गया तो ये 0 प्रोवाइड कर दिया ना, ये क्या प्रोवाइड कर दिया, 0 प्रोवाइड कर दिया। यानी कि जो डिफरेंट कंपोनेंट रहेगा उसमें हमारा 0 हो जाएगा, उसमें हमारा क्या जाएगा 0। यहाँ पे क्या है i डॉट i, यानी कि सेम चीज है ना। तो सेम चीज है तो कहने का मतलब क्या हो गया, सेम चीज है तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं सर ये तो i का स्क्वायर हो गया, है ना, i का स्क्वायर। और i का यूनिट कितना रहता है, 1 यूनिट न लेके चलते हैं उसको, 1 यूनिट कैंसिल करते हैं तो सिर्फ हमारा क्या होगा, सिर्फ 1 होगा इसका वैल्यू। बता रही समझ में।
आई के बीच में एंगल बना 0 डिग्री का, यानी कि सिर्फ आई है, यानी कि आई के ऊपर आई है ना, आई के ऊपर आई तो एंगल बना इसमें 0 डिग्री का। जब 0 डिग्री का cos 0 तो सिर्फ आई का वैल्यू हो गया, सिर्फ किसका वैल्यू हो गया बच्चों, आई का। और ये आई स्क्वायर हो गया, आई स्क्वायर आपका क्या हो गया बच्चों, आई स्क्वायर आगे फिर से स्केलर कंपोनेंट हो गया। ध्यान से देखिए, ये आपका स्केलर कंपोनेंट दिया तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, 1 यूनिट कंसीडर करेंगे, क्योंकि आई तो 1 यूनिट को डिनोट करता है। आई क्या डिनोट कर रहा है, 1 यूनिट को डिनोट कर रहा है। तो यहां से इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, a1 b1, इसका वैल्यू चूंकि ये i इंटू जे हो गया, cos 90 डिग्री आ गया, इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू भी 0, इसका वैल्यू भी 0। देखिए आई जे, आई के, आई जे सब तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, लेकिन जे जे ये आपका क्या आ जाएगा 1, जे इंटू जे क्या आ जाएगा 1, तो उधर से आएगा आपका a2 b2 है ना। फिर ये 0, ये 0, ये 0 तो सिर्फ ये आएगा a3 b3। तो आपका प्रोडक्ट जो होगा वो ये कुछ ये हो जाएगा, प्रोडक्ट जो होगा आपका कुछ ये हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका कौन सा मैटर कर रहा है, यहाँ पे आपका मैटर कर रहा है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है उसका एंगल, और आई और जे के बीच में मतलब डिफरेंट कंपोनेंट में 90 डिग्री का जो परपेंडिकुलर बन रहा है, तो परपेंडिकुलर होने के कारण वो सबका सब क्या हो जा रहा है बच्चों, 0 हो जा रहा है। और जो आपका सेम कंपोनेंट है यानी आई का आई कंपोनेंट है, तो वहां पे हमारा मैग्नीट्यूड उसका कितना हो जा रहा है बच्चों, 1 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है वो, 1 हो जा रहा है। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। यानी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ विच कंपोनेंट ये हो जाएगा आपका डॉट प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट हमेशा, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब इसी के साथ जस्ट अगला टॉपिक बच्चों कि चलिए ठीक है, अगर ये दोनों हम डॉट प्रोडक्ट किए, अगर ये दोनों पैरेलल होगा, लेट्स सपोज दैट अगर ए पैरेलल बी है, इसको इरेज कर, थोड़ा सा हमारे पास आ गया, इसको नोट कर लिया ना, इसको नोट करने प्रोडक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं था कि सर हम ए में कंपोनेंट में लिए, बी में कंपोनेंट में लिए, एज यूजुअल जो मल्टीप्लाई होता है मल्टीप्लाई किए, जहां जहां पे डिफरेंट कंपोनेंट था तो 90 डिग्री बन रहा था तो वो 0 हो गया, वो टर्म ही कैंसिल आउट हो गया। सेम कंपोनेंट था तो उसका मैग्नीट्यूड 1 आ गया, तो हमारा ये हो गया। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर, यानी कि 2 वेक्टर के बीच में हमें क्या निकालना है बच्चों, एंगल, है ना। तो 2 वेक्टर के बीच में क्या निकालना है, एंगल। तो सपोज दैट, ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर, अगर ये एंगल पता करना है तो किस तरह से पता करेंगे, बहुत सिंपल सा। अभी भी हम लोग जान डॉट प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, है ना, cos थीटा, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा ये cos थीटा। और अभी भी इसका हम वेक्टर कंपोनेंट किए, है ना, वेक्टर कंपोनेंट में मल्टीप्लाई किए, तो हमारे पास क्या आया है इसका वैल्यू a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 डिवाइड बाई ए का क्या हो जाएगा, a1 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर, a3 का स्क्वायर, है ना। और b1 में क्या हो जाएगा आपके पास, b1 का स्क्वायर, b2 का स्क्वायर, b3 का स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या आ गया, cos थीटा। अब थीटा निकालना है तो cos को इधर कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ से cos थीटा का वैल्यू आ जाएगा। तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 वेक्टर के बीच में एंगल पता कीजिए, तो 2 वेक्टर के बीच में आप एंगल इस तरह से पता कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर बच्चों। कंडीशन ऑफ 2 वेक्टर बीइंग परपेंडिकुलर। चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। क्या है, कंडीशन ऑफ 2 वेक्टर बीइंग परपेंडिकुलर, है ना। तो अगर 2 वेक्टर परपेंडिकुलर होगा तो क्या कंडीशन होगा, 2 वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होगा तो क्या कंडीशन होगा। तो सिंपली सी बात है बच्चों, अगर परपेंडिकुलर होगा तो कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, है ना। कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हम लिख सकते हैं ए मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू cos थीटा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू क्या होगा बच्चों, cos थीटा। तो cos 90 डिग्री। अच्छा अभी हम जाने क्या जाने बच्चों कि अगर ए और बी को प्रोडक्ट करते हैं तो इसके कंपोनेंट को अगर फॉर्म में लिखना चाहें तो हमारे पास क्या होगा, a1 b1 a2 b2 और क्या होगा बच्चों, a3 b3, यही होगा ना, a1 b1 a2 b2 और a3 b3 हो गया। तो इसको हम यहाँ पे अगर हम मेंशन कर दें a1 b1 a2 b2 a3 b3, तो ये हमारा हो जाएगा। अच्छा बताओ बच्चों, cos थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या देना है बच्चों, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री पुट करना है, तो cos 90 क्या हो जाएगा 0, तो cos 90 0 होगा, सब में मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा बच्चों 0। तो ये आपका कंडीशन हो गया बच्चों। अगर आप a1 a2 प्लस b1 b2 a1
a1 b2 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 को मल्टीप्लाई करने के बाद आपका 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है आपके पास वो जो दोनों वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है आपस में, दोनों जो वेक्टर है क्या बच्चों परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हम लोग पैरेलल का भी देख लेते हैं, है ना। अगर पैरेलल की बात करें तो पैरेलल का बात करते हैं तो बीइंग पैरेलल, तो पैरेलल कब होता है बच्चों देख लो ना, इतना भी पैरेलल होता है कि अगर ए वेक्टर बी वेक्टर पैरेलल है तो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होगा लैम्डा, तभी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों पैरेलल वेक्टर हो जाएगा। तो चलिए अगर इसका हम कंपोनेंट के बारे में लिखें, है ना, कंपोनेंट के बारे में मेंशन करें तो क्या इसका हो सकता है ए वेक्टर डिवाइड बाय बी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा, ए वेक्टर डिवाइड बाय बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों लैम्डा। चलो इसको अलग अलग वैल्यू पुट करते हैं। ए वेक्टर में हमारे पास क्या क्या है, a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप, ठीक है, फिर b1 i कैप, b2 j कैप, b3 k कैप इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा को सब मल्टीप्लाई कर देते हैं, a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप, लैम्डा b1 i कैप, लैम्डा b2 j कैप, लैम्डा b3 k कैप, है ना। इसको नहीं भी हम डिवाइड करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। सब में हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप इज इक्वल टू लैम्डा b1 i कैप, b2 j कैप, b3 k कैप, है ना, कोई दिक्कत यहाँ पे खास दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसको हम क्या कर लेते हैं इक्वेट कर लेते हैं ना ऑन कंपेयरिंग। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो क्या होगा, इसको आई कैप के साथ आई कैप कंपेयर होगा तो क्या होगा लैम्डा b1 लैम्डा b2 लैम्डा b3, कोई खास दिक्कत नहीं है क्योंकि पैरेलल है ना, पैरेलल है तो इस तरह से हम इसको इक्वल कर देंगे। अच्छा इसको तो हम लिख सकते हैं ना a1 बाई b2 a1 इक्वल टू लैम्डा b इक्वल टू लैम्डा, तो सब में तो लैम्डा आपका बराबर आ गया, तो सब में लैम्डा बराबर आ गया, इसका मतलब आप लिख सकते हैं कि सर अगर पैरेलल होगा तो ये कंडीशन अप्लाई होगा, अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल है तो a1 बाई a2 इज इक्वल टू a1 बाई b1 इक्वल टू a2 बाई b2 इक्वल टू a3 बाई b3 होगा, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कहाँ समझो तो इसमें तो हम लोग नॉर्मली भी समझ सकते थे, इसको हम लोग नॉर्मली भी समझ सकते थे कि हमारा इस तरह से कंडीशन होगा, है कि नहीं। तो ये आपका बीइंग पैरेलल। चलिए बच्चों अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्शन, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। इसको इरेज कर ले पहले, चलिए ठीक है। इसको अगर हम इरेज करते हैं तो टॉपिक नंबर हो गया 11। टॉपिक नंबर कितना हो गया बच्चों 11। प्रोजेक्शन पढ़ना है ना। हम लोग टॉपिक का नाम दिए प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। तो सबसे पहले ए वेक्टर बनाइए, ठीक है ना। कोई एक आपका क्या है, एक वेक्टर है, अब क्या कोई एक वेक्टर है, इस पे बी वेक्टर इस प्रकार है, ठीक है। प्रोजेक्शन करने का मतलब क्या होता है बच्चों, प्रोजेक्शन करने का मतलब अगर हम यहाँ से कोई लाइट प्रोवाइड करें एंड टॉर्च वगैरह जो भी लाइट प्रोवाइड करें तो इसकी परछाई बनेगी। जैसे कि अगर हम ये नहीं लेते हैं, मान लीजिए आपके पास कोई वेक्टर है, ठीक है, आपके पास ये आप ही एक है, अगर आपके पीछे से लाइट प्रोवाइड किया जाए तो आपके आगे एक शैडो बनेगा ना, आपके आगे क्या एक शैडो बनेगा। तो आपके जो आगे एक शैडो बन रहा है, उस शैडो किस चीज में बन रहा है, एक प्लेन पे बन रहा है। क्या चीज बन रहा है बच्चों, एक प्लेन पे बन रहा है। तो उस प्लेन के टर्म में हम आपको भी डिफाइंड कर सकते हैं कि जितना शैडो होगा और आपका जितना लेंथ होगा कुछ ना कुछ तो रिलेशनशिप आएगा ही आएगा, शैडो का रिलेशनशिप और आपके लेंथ का रिलेशनशिप कुछ ना कुछ रिलेशनशिप आएगा ही आएगा। तो उसी प्रकार अगर कोई एक वेक्टर है ना, कोई अगर वेक्टर है तो इसको पास अगर हम टॉर्च मारे या फिर इसको हम लाइट देंगे यहाँ से तो इसका परछाई बनेगा, इसका क्या बनेगा, शैडो बनेगा। इसका क्या बनेगा, शैडो। तो शैडो बनेगा, मान लीजिए एक पहले से वेक्टर था ए, क्या था पहले बच्चों, पहले से वेक्टर क्या था हमारा ए, तो ए पे बी का शैडो बना।
यानी यहाँ से हम लाइट दिए तो ए से यहाँ पे कहाँ साइड बनाते हैं, यहाँ तक साइड बनेगा जो भी, तो इसी को बोलते हैं बच्चों, सबसे पहले इसी के नाम बोलते हैं हम लोग प्रोजेक्शन, है ना। इसके नाम क्या दिए हम लोग, प्रोजेक्शन, कि प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ए वेक्टर पे कैसा होगा वो पढ़ना हमें, बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ए वेक्टर पे कैसा होगा हमें वो पढ़ना है ना। तो अब हम ध्यान से देखिए, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है बच्चों, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। अगर इन दोनों के बीच में हमारा क्या है, थीटा है, अगर इन दोनों के बीच में हमारे पास क्या है, थीटा है, तो इस चीज को हम क्या चीज नाम जानेंगे। सबसे पहले जो हमारा ये हमारा वेक्टर है, ये हमारा वेक्टर है जिसका प्रोजेक्शन किया जा रहा है, और ये हमारा वेक्टर है कि जिस पर प्रोजेक्शन किया जा रहा है, तो इसका परछाई इस पे आएगा। तो सबसे पहले हम लोग लेंथ निकालेंगे, इसका लेंथ निकालेंगे, है ना। लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर। तो बी वेक्टर का प्रोजेक्शन का लेंथ कितना होगा, तो इतना लेंथ होगा। तो ये लेंथ कहां से हम लोग लाएंगे, ये जो लेंथ होगा, ध्यान दीजिए, अगर ये आपके पास थीटा है और ये आपका 90 डिग्री है, ये आपके पास थीटा है, ये आपके पास 90 डिग्री है, तो ये क्या है, ये परपेंडिकुलर, सॉरी ये हाइपोटेनस है ना, हाइपोटेनस कर रहा है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका बेस, और 90 डिग्री सामने क्या हो गया, हाइपोटेनस। आपके पास क्या दिया हुआ, आपके पास दिया हुआ ये बी वेक्टर दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड आपके पास हो गया बी वेक्टर, और आपको बी निकालना है। तो बी और एच में कौन सी रिलेशनशिप बताएगा, ध्यान दो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ से फिर से देखो, नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ से फिर से देखिए, यहाँ से आप फिर से देखिए, ये आपके पास क्या था, बी वेक्टर था, आपको चाहिए लेंथ, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ चाहिए आपको, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ चाहिए, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, 90 डिग्री सामने हाइपोटेनस, ये बच गया बेस। तो आपको बेस और हाइपोटेनस, तो बी अपॉन एच कौन बताता है, कॉस थीटा, बी अपॉन एच कौन बताता है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा को कॉस थीटा ने दिए, बी तो पता नहीं, एच क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यानी कि बेस हमारे पास क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा, यानी कि ये जो होगा हमारे पास बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, यानी कि प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन वेक्टर क्या हो जाएगा आपके पास बी कॉस थीटा। क्या है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आपको थोड़ा सा दिमाग काम करेगा, अरे ये तो कहीं हम सुने हुए हैं, सॉरी यहाँ पे नहीं लग रहा, ये सर ये तो अभी हम कहीं देखे हैं, अभी का भी हम जब देखे हैं, कहाँ देखे हैं बच्चों, इसको अभी का भी हम लोग कहाँ देखे, तो अभी का भी हम लोग देखे थे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इंटू कॉस, है ना। तो इसका मतलब अगर हमें सिर्फ इसका वैल्यू चाहिए तो इसको हम इधर लिख देंगे, ए वेक्टर हो गया ना, यानी बी वेक्टर, इसका वैल्यू जो हो गया हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय ए का मैग्नीट्यूड, यानी इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं लेंथ में कि सर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई ये, क्या लिख सकते कि नहीं लिख सकते, जो हमारा लेंथ होगा वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, कोई खास दिक्कत नहीं है। यानी कि लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन हो जाएगा हमारे पास, लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन हो जाएगा बी वेक्टर, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा, और अगर उसको दूसरे टर्म में लिखना चाहें तो हमारे पास ये हो जाएगा, कहां से आया, तो यहां से आ गया, वो कोई खास दिक्कत नहीं है बच्चों। अच्छा एक चीज और, जब हम लोग लेंथ निकाल ही लिए प्रोजेक्शन का, तो क्या प्रोजेक्शन वेक्टर भी निकाल सकते हैं हम लोग प्रोजेक्शन वेक्टर, प्रोजेक्शन का लेंथ पता कर लिए, प्रोजेक्शन क्या पता कर लिए, जो परछाई है उसका लेंथ पता कर लिए, उसका वेक्टर पता कर सकते हैं, यस एकदम पता कर सकते हैं। क्या करेंगे बच्चों, तो उसमें सिर्फ उसका डायरेक्शन मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका डायरेक्शन मल्टीप्लाई कर देंगे। तो किसी भी चीज का डायरेक्शन कौन देता है, तो उसका यूनिट वेक्टर, किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कौन देता है, तो यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे हमारे पास मैग्नीट्यूड है ही, मैग्नीट्यूड हमारे पास है ही, अगर इसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो प्रोजेक्शन वेक्टर निकल जाएगा, है ना। तो प्रोजेक्शन वेक्टर अगर हम लिखना चाहें, प्रोजेक्शन वेक्टर अगर लिखना चाहें तो प्रोजेक्शन वेक्टर हमारा क्या बनेगा, तो प्रोजेक्शन बनेगा कि सर मैग्नीट्यूड में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड में क्या मल्टीप्लाई कर दीजिए, यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास वेक्टर था, ए का यूनिट वेक्टर क्या होगा, ये यूनिट वेक्टर होगा ना, तो इसमें ये मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ गया, प्रोजेक्शन वेक्टर आ गया। क्या गया बच्चों, प्रोजेक्शन वेक्टर। अच्छा इसको थोड़ा सा अगर और सॉल्व करने का मन ही है तो इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, ये क्या हो गया, यही ना, यानी कि आपके पास आ जाएगा ए डॉट इसका स्क्वायर हो गया, है ना,
इसका मतलब क्या होगा बच्चों, स्क्वायर हो गया। हालांकि इसको इतना तक भी रहने दीजिए तो कोई खास दिक्कत नहीं है, उसको आप उतना तक भी रहने दीजिए, खास दिक्कत नहीं है, इसको यहीं तक रहने दीजिए। आप यहां से क्या निकालिएगा, यूनिट वेक्टर निकालिए। यूनिट वेक्टर में इतना सिर्फ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है, क्या है बच्चों, कांस्टेंट टर्म है। या फिर इसको आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए, हटाइए। आपको अगर मल्टीप्लाई करना ही है तो क्या आया था, है ना, डिवाइड बाई, यहां से आपका आ जाएगा, हाँ लिख सकते, बात तो बराबर ही है, चाहे जैसे कर लीजिए सॉल्व, तो उतना खास दिक्कत नहीं है। तो ये आपका निकल गया बच्चों, ये निकल गया प्रोजेक्शन वेक्टर। ये आपको क्या निकल गया बच्चों, प्रोजेक्शन वेक्टर निकल गया, कोई खास दिक्कत इसमें नहीं है। अच्छा बच्चों, एक और टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ द प्रोजेक्शन वेक्टर, है ना, रिजोल्यूशन ऑफ द प्रोजेक्शन वेक्टर, यानी रिजोल्यूशन यानी कैसे उसको ये बी वेक्टर को उसके इसके फॉर्म में लिखना है और इसके फॉर्म में लिखना है। तो इसके फॉर्म में तो हम लोग लिख दिए, यही ना आ गया, प्रोजेक्शन ही आ गया, है ना, प्रोजेक्शन ही आ गया। तो परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन इसको मेंशन करना है बच्चों, तो क्या इसको हम लोग मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं, है ना, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, है ना, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहने का मतलब है कि अगर आपके पास कोई ये एक वेक्टर है ना, कोई ये एक वेक्टर है, जैसे मान लीजिए इसको बी वेक्टर ही ले लेते हैं और इसको हम लोग दो अलग अलग पार्ट में रिजॉल्व करते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, फिर से तो हम बात करें बच्चों अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारे पास क्या है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहने का मतलब क्या हो गया कि कोई भी वेक्टर अपने दो कंपोनेंट में टूटना, यानी दो कंपोनेंट में रिजॉल्व होना। सपोज दैट आपके पास ये एक कोई वेक्टर है, तो इसको आपको इसके कंपोनेंट में तोड़ना है और यहाँ पे परपेंडिकुलर ले लेते हैं, इसके कंपोनेंट में तोड़ना है ना। तो इसको मान लिए बी वेक्टर, इसको मान लिए ए वेक्टर, है ना। तो पहला पार्ट होगा बी वेक्टर अलोंग विथ ए वेक्टर कंपोनेंट बनेगा, है ना, या फिर कंपोनेंट भी बोल सकते हो, है ना, रिजॉल्व पार्ट ऑफ बी वेक्टर अलोंग विथ ए वेक्टर। और दूसरा जो होगा रिजॉल्व पार्ट ऑफ बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, है ना। अब इसको कंपोनेंट भी हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, कंपोनेंट, है ना। यानी कि आपको दो मेन रिजोल्यूशन, दो रिजोल्यूशन निकालना है, यानी कि बी वेक्टर को निकालना है ए वेक्टर के टर्म में, यानी बी वेक्टर के ए वेक्टर कंपोनेंट में क्या होगा और बी वेक्टर इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, है ना, इसके परपेंडिकुलर क्या होगा। तो बच्चों एकदम ध्यान से थोड़ा सा बात ध्यान दे दिए कि अगर ये थीटा है तो पहला तो आपका ये हो गया ना, पहला तो प्रोजेक्शन की तरह ही काम कर गया, पहले तो प्रोजेक्शन की तरह कर गया कि अगर ये थीटा है तो थीटा है तो इसका नाम दे देते हैं एक सेकंड के लिए ओ बी एम। तो पहला रिजॉल्व ऑफ पार्ट बी, रिजॉल्व पार्ट बी वेक्टर अलोंग विथ ए वेक्टर, यानी बी वेक्टर ए वेक्टर के साथ अलोंग करेगा तो हमारा क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका हम लोग निकालेंगे मैग्नीट्यूड, सबसे पहले क्या निकालेंगे बच्चों, ओबी का मैग्नीट्यूड। ओबी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ओबी, ओबी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ओबी का मैग्नीट्यूड होगा कि अगर ये परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस प्रोजेक्शन वेक्टर की तरह, है ना, प्रोजेक्शन वेक्टर की तरह, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बी कॉस थीटा। क्या लिख सकते हैं बच्चों, बी कॉस थीटा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ओबी क्या हो गया आपके पास, बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। यानी कि हमारे पास बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर क्या हो गया, बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, इसको क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड आपके पास इसका कितना है, बी कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई जो ए वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन तो हमें वही देगा, डायरेक्शन तो हमें क्या करेगा बच्चों, वही प्रोवाइड करेगा। यानी कि आप एक सेकंड से ये कह लो ना, ये तो आपका क्या हो गया, पहला आपको डिनोट क्या कर रहा है, प्रोजेक्शन लेंथ, प्रोजेक्शन लेंथ, और दूसरा क्या डिनोट कर दिया आपका, प्रोजेक्शन वेक्टर, दूसरा क्या डिनोट कर दे बच्चों, प्रोजेक्शन वेक्टर। तो ये समझो कि ये दोनों अभी हम पढ़े हैं प्रोजेक्शन वेक्टर के तौर पे, प्रोजेक्शन वेक्टर ग्रुप में हम लोग ये अभी पढ़े हैं कि यानी कि बी वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे
वेक्टर को रिजोल्व करेंगे ए वेक्टर के फॉर्म में, तो हमारा जो बनेगा वो रिजोल्यूशन बनेगा b का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा इनटू हमारे पास मल्टीप्लाई बाय a यूनिट वेक्टर ऑफ a, यानी कि हमारे पास वो क्या बन गया, एक वेक्टर बन गया, यानी b वेक्टर को a वेक्टर के फॉर्म में लिख दिए हम लोग, b वेक्टर को a वेक्टर के डायरेक्शन के फॉर्म में हम लोग मेंशन कर दिए। अब हमें मेंशन करना है इसके फॉर्म में, इसके परपेंडिकुलर के फॉर्म में, इसके क्या फॉर्म में बच्चों, परपेंडिकुलर के फॉर्म में। तो आप ध्यान देखिए यहाँ पे ये एक ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो कर रहा है, तो अगर परपेंडिकुलर की बात करें, इसकी बात करें, रिजोल्यूशन पार्ट ऑफ बी परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर कंपोनेंट में, तो यहाँ पे हम देखेंगे OM वेक्टर जो है वो OB वेक्टर प्लस MB सेम ना, BM वेक्टर के बराबर है ना, BM वेक्टर के बराबर। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपको चाहिए BM वेक्टर, आपको क्या चाहिए, इसके फॉर्म में चाहिए है ना, इसके फॉर्म में चाहिए, तो M वेक्टर माइनस OB वेक्टर इक्वल टू BM वेक्टर, इसका वैल्यू क्या हो गया, तो B वेक्टर ही हो गया। OB तो अभी निकाले, OB वेक्टर हमारे पास क्या है, दो वेक्टर है, वेक्टर तो OB वेक्टर मेंशन करेंगे, तो B वेक्टर cos थीटा, अच्छा और A यहाँ पे वेक्टर है ना, तो B वेक्टर होगा मल्टीप्लाई बाई A यूनिट वेक्टर ऑफ A इक्वल टू BM, यही हो जाएगा है ना। अच्छा इसको आप थोड़ा सॉल्व करना चाहेंगे, थोड़ा सॉल्व कर लीजिए इसको, अभी तो सॉल्व किए ही हैं। ये क्या है, A वेक्टर B वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, A वेक्टर इनटू ये यूनिट, क्या कोई खास दिक्कत नहीं ना है, यानी कि आपका रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्लियर है। तो मेनली रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर नहीं पूछेगा बच्चों, मेनली आपको तीन चीज पूछ सकता है। मेनली आप क्या पहले पूछेगा, पहला पूछेगा आपका, देखिए जो आपको पूछेगा क्वेश्चन जो आस्क किया जाएगा वो आपका रहेगा प्रोजेक्शन लेंथ, क्या रहेगा बच्चों, प्रोजेक्शन लेंथ। प्रोजेक्शन लेंथ क्या हो गया, B वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos थीटा। उसके बाद दूसरा पूछेगा प्रोजेक्शन वेक्टर, जो कि क्या होगा B cos थीटा मल्टीप्लाई बाई यूनिट वेक्टर है। और उसके बाद क्या पूछेगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्शन वेक्टर, तो वो आपका ये हो जाएगा है ना, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्शन वेक्टर, तो आपको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर ही कंपोनेंट है ना, BM वेक्टर, देखो BM आपका क्या है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों, है ना, कॉन्सेप्ट समझने में कोई खास दिक्कत नहीं है ना। आपका होमवर्क में क्या है कि सारे का नोट्स बना करके आप हमें होमवर्क में सेंड कीजिए, सारे का नोट्स बना करके अपने होमवर्क में सेंड कीजिए। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे NCERT का 10.3 और उसके बाद हम लोग आगे फर्दर बढ़ेंगे। थैंक यू।